हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संतोष कुमार गौड़ और आप देख रहे हैं बच्चों की पाठशाला विद संतोष गौड़। जैसा कि पीछे बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो हमारा विषय चल रहा है वो चल रहा है कक्षा 10 का सोशल साइंस, जिसमें हम चैप्टर 1 देख रहे हैं। किस पार्ट में? सोशल साइंस का जो एक पार्ट है ज्योग्राफी का, जिसको हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया, ठीक है, या समकालीन भारत 2। उसका पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी संसाधन एवं विकास। ठीक, और इसमें जो हम आज टॉपिक देख रहे हैं अभी वो है मृदा संसाधन। इसके पहले वाली वीडियो जो आप देखेंगे उसमें भूमि संसाधन के बारे में हमने पढ़ा था, और इस टॉपिक में हम मृदा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मृदा संसाधन क्या है। मृदा अथवा मिट्टी, मृदा का मतलब ही मिट्टी होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय मृदा संसाधन है। अब ये नवीकरणीय मृदा संसाधन कैसे हो गई? नवीकरणीय का मतलब जिसको दोबारा बनाया जा सके। तो आपको ये पता ही होगा कि मिट्टी जो है, भले उसमें समय बहुत ज़्यादा लगे, उसकी प्रोसेस में, निर्माण के प्रोसेस जो होती है, प्रक्रिया होती है, उसमें समय ज़्यादा लगता है, लेकिन मिट्टी कंटिन्यू बनती रहती है, कुछ सेंटीमीटर ही सही लेकिन बनती रहती है। ठीक है, यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। पोषण कौन करता है? पौधे। लेकिन पौधों का विकास किससे होता है? मिट्टी से। मिट्टी में ही तो पौधे पनपते हैं। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, कुछ सेंटीमीटर। लेकिन इसके पहले मैंने क्या था कि कुछ ना कुछ जो है सेंटीमीटर में आप ले लीजिए, चाहे मिलीमीटर में ले लीजिए, नैनोमीटर में ले लीजिए, लेकिन मिट्टी का निर्माण कुछ ना कुछ होता रहता है। मृदा बनने की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें सहायक होती हैं, क्या क्या उसके कारक होते हैं? सबसे पहले तो उच्चावच, दूसरा जनक शैल, यानी जिन शैलों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ एवं समय मुख्य कारण है। ये अन्य जैव पदार्थ जो है वो हो सकता है कि सड़े गले पेड़ पौधे हो, पत्तियां हो, या मनुष्यों या जीव जंतुओं के अवशेष हो, उससे भी मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं सम्मिलित रूप से मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। ठीक है, तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, यानी तापमान का जो परिवर्तन होता है, तापमान के परिवर्तन किस तरह से मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होती है। देखिए क्या होता है, ये जो शैलें होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, दिन के समय में बहुत अधिक तापमान जब हो जाता है तो इन शैलों का तापमान, चट्टानों का तापमान भी बहुत अधिक हो जाता है, और रात के समय में जब तापमान बिल्कुल न्यूनतम हो जाता है तो इनका तापमान भी जो है कम हो जाता है। तो इस कारण क्या होता है, तापमान बढ़ने के कारण विस्फारण होता है, और तापमान कम होने के कारण संकुचन होता है, और ये क्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, और ये क्रिया लंबे टाइम तक जब चलती जाती है तो चट्टानों में क्या होती हैं, दरारें आती जाती हैं, और धीरे धीरे वो टूटकर खंडों में बिखर जाते हैं, और फिर वो खंड धीरे धीरे टूटते टूटते कणों में बिखर जाते हैं, और उन कणों से ही मिट्टी का निर्माण होता है। इसी प्रकार से बहते जल में भी जो है आप देखते होंगे कि जो है नदी के जो डेल्टा होते हैं, जहां पर वो नदी का पानी बहते हुए अपने साथ गाद वाद और बाकी और चीजें भी इकट्ठा कर लाता है और एक जगह पर ला करके जमा कर देता है, तो उसके कारण भी मिट्टी का निर्माण होता है। पवन भी एक जगह की मिट्टी को उड़ा करके दूसरी जगह लेकर के जाती है। उसी तरह से हिमनदी और अपघटन क्रियाएं भी हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मृदा का वर्गीकरण। मृदा कितने प्रकार की होती है, किन किन हिस्सों में या किन किन प्रकारों में मृदा को बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने 2 प्रकार की मिट्टियों के नाम लिखे हैं। सबसे पहले है जलोढ़ मृदा और दूसरी है काली मृदा। अभी 6 प्रकार की मिट्टियां हैं, तो 2 हम यहाँ देख रहे हैं, अभी इसके बाद बाकी 4 भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है कि ये संपूर्ण उत्तरी मैदान में, जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है, गंगा के उत्तरी मैदान भी हम कह सकते हैं, वो जलोढ़ मिट्टी से ही बना हुआ है। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान, मतलब ये उत्तरी मैदान तो पूरा का पूरा जलोढ़ मिट्टी का ही है, लेकिन इसके साथ जो पूर्वी तटीय मैदान है वो भी विशेषकर कौन से, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टे, जहां पर इन नदियों के डेल्टे बनते हैं, वो जलोढ़ मिट्टी के बने हुए हैं। अधिकतम उपजाऊ होने के कारण, चूंकि जलोढ़ मिट्टी क्या है, बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, तो इसी के कारण जलोढ़ मिट्टी में के जो क्षेत्र हैं उसमें गहन कृषि की जाती है। भाई आप देखिए, जो उत्तर प्रदेश है, इससे सटा हुआ बिहार है बगल में,
ठीक है। तो ये जो राज्य हैं, इसके अगल बगल के जो राज्य हैं, वहां पर चूंकि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और उपजाऊ होती है, इस कारण से यहाँ पर खेती भी बहुत अधिक होती है। आप मध्य प्रदेश का कुछ एरिया ले लीजिए, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है, जलोढ़ मृदा से ही बने हुए राज्य हैं। तो इस कारण से यहाँ पर खेती भी अच्छी होती है। अब जनसंख्या, अब चूंकि जहां पर कृषि भी बहुत अधिक होगी, जहां कृषि बहुत बहुतायत में होती है, वहां पर लोग आकर के बसना भी शुरू कर देते हैं। इसी कारण से यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक हो जाता है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। यानी जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त। इसी के कारण ये गन्ने, गेहूं, चावल एवं अन्य दलहन फसलों हेतु उपयुक्त मानी जाती हैं। ठीक है, तो जहां पर ये मिट्टी पाई जाएंगी वहां पर आपको गेहूं है, चावल है, गन्ना है और बाकी जितनी भी दलहन वाली फसलें होती हैं वहां पर आपको वो फसलें देखने को मिलेंगी। इसीलिए गंगा के उत्तरी मैदानों में इन फसलों को अधिक से अधिक लगाया जाता है। अब हम देखते हैं काली मृदा यानी काली मिट्टी। काले रंग के कारण, चूंकि नाम से ही स्पष्ट है कि ये काली मृदा है तो रंग इसका काला होगा। काले रंग के कारण इसे रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, कपास के लिए उपयुक्त होने के कारण, चूंकि काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है तो इसी कारण इसे कपास मृदा भी कहते हैं। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पत्थर पर यह मिट्टी पाई जाती है। यह दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी एवं कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। ये मिट्टी कैल्शियम कार्बोनेट, अब इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एवं चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से ये परिपूर्ण होती है। ठीक है, तो इस मिट्टी में ये सारे तत्व पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि ये जलोढ़ मृदा क्या होती है, इसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, काली मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, इसकी उपयुक्तता, मतलब ये किन फसलों के लिए ज्यादा उपयोगी है और ये काली मिट्टी किस फसल के लिए ज्यादा उपयोगी है। तो इस तरीके से हम इन दोनों मिट्टियों में अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं तीसरी प्रकार की मिट्टी, जिसे हम कहते हैं लाल एवं पीली मृदा। ठीक है, यह दक्कन पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में पाई जाती है। जो रवेदार आग्नेय चट्टानें होती हैं उनके ऊपर इनको देखा जा सकता है और वहां पर ऐसे इलाकों में पाई जाती है जहां पर वर्षा कम हो। यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर एवं पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में पहाड़ी पथ पर पाई जाती है, यानी पहाड़ों के ऊपर पाई जाती है। लाल रंग, इसका रंग जो होता है वो लाल क्यों होता है? क्योंकि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, ठीक है, जो शैल होते हैं आग्नेय शैल, उनके अंदर जो है लौह धातु का प्रसार होता है, लौह धातु अधिक मात्रा में होती है, इस कारण से इस मिट्टी का कलर भी रेड हो जाता है। चौथी प्रकार की मिट्टी देखते हैं, लेटराइट मिट्टी। ये क्या होता है कि उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पर? जहां तापमान अधिक होगा और वर्षा भी अधिक होगी। ठीक है, ये जैसे कुछ क्षेत्रों के नाम इसमें दिए हुए हैं, कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में ये मिट्टी देखने को मिलती है और इस मिट्टी में अधिक मात्रा में खाद और उर्वरक, रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। क्यों? क्योंकि अधिकतम तापमान के कारण भाई यहाँ पर उच्च तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती है और अधिक तापमान होने के कारण क्या होता है, वे जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले, मतलब वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं जो जैविक पदार्थों को अपघटित करते हैं, जो उसको धीरे धीरे मिट्टी में मिक्स करते चले जाते हैं, तो उनका जो है वो विषाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिससे इसमें ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। अब ह्यूमस की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा, इसका उपजाऊपन कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें आप अधिक मात्रा में खाद और उर्वरक, रासायनिक उर्वरक जो आते हैं, यूरिया वगैरह जो भी कुछ है, उसको डालकर खेती की जा सकती है। अब देखते हैं पांचवी प्रकार की मिट्टी। ये मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा, राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है, वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है उस तरह की मिट्टी को हम मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। मरुस्थल मतलब रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी। ठीक है, मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। सही तरीके से सिंचित करके इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है।
यानी कि इस मिट्टी को अगर हम सही तरीके से पानी देते हैं, इसकी सिंचाई अच्छे से करते हैं, तो इसमें फसलें उगाई जाती हैं, जा सकती हैं। वैसे जो मुख्यतः होता है कि यहाँ पर मूंगफली की फसल काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि मूंगफली की फसल के लिए बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी का होना ज़रूरी है। शुष्क जलवायु एवं उच्च तापमान के कारण मृदा में ह्यूमस एवं नमी की मात्रा कम होती है। ठीक है, अब यहाँ भी तापमान उच्च है, यहाँ भी तापमान उच्च है, तो ह्यूमस कम होगा। नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण झीलों से जल वाष्पीकृत करके नमक भी बनाया जाता है। एक्चुअल में ये जिस एरिया में पाई जाती है वहां पर नमक के झील भी होते हैं। अगर आप राजस्थान घूमने जाएं तो वहां पर आपको कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर नमक की झीलें भी मिलेंगी, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि क्या करते हैं, नमक के पानी का जो झीलें होती हैं उनके पानी को वाष्पीकृत, भाई धूप में ऐसी पड़ा हुआ है, उसका पानी जब वाष्पीकृत हो जाता है तो वहां से हमको नमक भी प्राप्त हो जाता है। छठे प्रकार की मिट्टी हम देखते हैं, ये है वन मृदा। इसको हम पर्वतीय मिट्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर कहाँ पाई जाती है, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होते हैं। नदी घाटियों में ये दोमट एवं सिल्टदार होती है। सिल्टदार मतलब परतदार, परत मिलती चली जाती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। नदी घाटियों के निचले हिस्सों में ये मृदा उपजाऊ होती है। जो नदी घाटी होंगी उसके निचले हिस्से में जब ये मिट्टी मिलती है तो इसमें उपजाऊपन ज्यादा होता है, लेकिन जब ये ढालों पर आप देखने जाएंगे तो ढालों पर उतना उपजाऊपन इसमें नहीं होता है। तो ये जो मिट्टी का हमने वर्गीकरण देखा, मृदा का वर्गीकरण देखा, हमने देखा कि 6 तरह की मिट्टियां होती हैं, 6 वर्गों में उसको बांटा जा सकता है। पहला था जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल एवं पीली मिट्टी, चौथा लैटराइट मिट्टी, पांचवा मरुस्थलीय मिट्टी या बलवी मिट्टी या रेतीली मिट्टी, और छठा लास्ट है वन मृदा या पर्वतीय मिट्टी। अब हम देखेंगे कि मृदा का संरक्षण कैसे किया जाए, मृदा अपरदन क्या होता है और मृदा का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो मृदा के वर्गीकरण के बाद अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, वो है मृदा अपरदन। ठीक है, और मृदा अपरदन एवं संरक्षण के उपाय, यही इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, तो इसको हम देख लेते हैं कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो मृदा अपरदन के बारे में जब हम देखते हैं तो हम कहेंगे कि मृदा के कटाव एवं उसके बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं। मिट्टी का कटाव या बहाव जब होता है तो उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का ह्रास होना, मिट्टी का कम हो जाना। मृदा के निर्माण एवं अपरदन की क्रियाएं सामान्यतः साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है। यही प्रकृति हमेशा एक नियम लेकर के चलती है। अगर मिट्टी का निर्माण हो रहा है या मिट्टी का कटाव हो रहा है तो मिट्टी का निर्माण और कटाव दोनों साथ साथ में ही चलता रहता है, दोनों में संतुलन बना रहता है। ठीक है, अब देखते हैं मृदा अपरदन के प्रकार। यहाँ पर मैंने 3 प्रकार के मृदा अपरदन को बताया है। पहला जो प्रकार है वो है अवनालिकाएं। अब ये अवनालिकाएं क्या होता है, क्या होती हैं, आपने देखा होगा अक्सर, जैसे आपके घर के सामने अगर बारिश हो रही है और आपके घर के सामने कहीं टीन शेड वगैरह पड़ी है, ठीक है, तो टीन शेड जो पड़ी होती है तो वहां से क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये टीन शेड है, अब यहाँ से क्या होगा कि बारिश इस पे हो रही है तो यहाँ पर कंटिन्यू ऐसे गिरती रहती है ना, टीन से पानी जो है ऐसे गिरता रहेगा कंटिन्यू। तो जहां पर गिरता है वहां पर क्या होता है, गड्ढे हो जाते हैं हल्के हल्के, और जहां से पानी बहता चला जाता है आगे तो वो गड्ढे भी, मतलब गड्ढे से आगे पानी जैसे जैसे बहता जाएगा वहां की मिट्टी भी कटती चली जाती है और वहां मिट्टी में क्या होगा, दरार सी बन जाएगी। इन्हीं दरारों को अवनालिकाएं कहते हैं। इन्हीं दरारों को अवनालिकाएं कहते हैं क्योंकि ये छोटी छोटी नालियों का आकार ले लेती हैं। ठीक है, दूसरा है चादर अपरदन। अब चादर अपरदन क्या होता है कि कई जगह पर क्या होता है कि जैसे प्लेन जमीन है और वहां पर क्या हुआ कि जो है इकट्ठा पानी भर गया, बारिश हुई ज्यादा या नदी का पानी है, जैसे भी पूरे में पानी भर गया और वो पानी जब बहता हुआ आगे जाता है तो अपने साथ साथ जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है उसको भी बहा ले जाता है। ठीक है, तो ये मिट्टी की पूरी परत को ही बहा ले जाना क्या कहलाता है, चादर अपरदन। भाई एक चादर की तरह मिट्टी की ऊपरी परत जो बिछी रहती है उसको पानी अपने साथ पूरा का पूरा बहा ले गया तो उसे हम कहेंगे चादर अपरदन। तीसरा है पवन अपरदन। अब ये तो बहुत ही सरल है, आप देखते होंगे कि जब जो है खूब तेज आंधी चल रही हो या हवा चल रही हो तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी जो ऊपरी सतह होती है वो उड़ करके निकल जाती है। ठीक है, उड़ने लगती है पवन के साथ में। तो ये ज्यादातर देखने को मिलती है रेतीली मिट्टियों में। रेतीली मृदा जो होती है, मरुस्थलीय भूमि जहां पर है तो वहां पर पवन अपरदन ज्यादातर देखने को मिलता है। जो रेतीले टीले होते हैं वहां पर भी ये पवन अपरदन ज्यादातर देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं मृदा अपरदन के कारक, कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण से मृदा अपरदन होता है या मिट्टी का ह्रास होता है।
तो पहला कारक है यहाँ पर प्राकृतिक कारक और दूसरा कारक है मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक में पहला है पवन। पवन के कारण ही क्या हो रहा है, पवन अपरदन हो रहा है, यानी वायु के माध्यम से मिट्टी के कणों का एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाना। तो जिस स्थान से उड़ के गए हैं वहां पर तो पवन अपरदन या मृदा अपरदन हो ही गया, और पवन के कारण हुआ तो उसको पवन अपरदन कह दिए। दूसरा है हिम नदी। भाई हिम नदी का मतलब जो क्या कहेंगे, बर्फ के पहाड़ों से पिघल करके, बर्फ के पहाड़ों के पिघलने के कारण जो नदियां पर्वतीय स्थलों से बहती हुई चली आती हैं, वो क्या करती हैं, अपने साथ साथ में मिट्टी को भी, मिट्टी का एक कटाव करती हुई चली आती है, अपने किनारे किनारे की जो मिट्टियां होती हैं उनको भी अपने साथ बहा करके लेके आगे चली जाती हैं। तो उसी को हम कहेंगे कि हिमनदी के माध्यम से क्या हो रहा है, मृदा का अपरदन हो रहा है। तीसरा है जल। अब ये जल चाहे नदी का हो चाहे बारिश का हो, इसके कारण भी क्या होता है, जब बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है तो अब नालिकाओं के माध्यम से या फिर जो है चादर अपरदन के माध्यम से मिट्टी का अपरदन होने लगता है। तो ये हो गया प्राकृतिक कारक, जिसमें तीन मुख्य रूप से हैं, पवन, हिमनदी और जल। वो जल बारिश का भी जल हो सकता है। अब देखते हैं दूसरा हम मानवीय कारक। मानवीय कारक क्या होते हैं, मानवीय कारक वो जिसमें मनुष्य शामिल हो, ठीक है, जीव जंतु शामिल है। अब इसमें पहला है वनोन्मूलन। भाई मैंने पहले भी बताया कि वन जो होते हैं वो मिट्टी को, जहां पर वन होंगे वहां ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ करके रखते हैं, ठीक है, मिट्टी के साथ, जड़ों के साथ अपनी मिट्टी में पकड़ मजबूत बनाए रखते हैं, तो उसके कारण मृदा अपरदन नहीं हो पाता। लेकिन जैसे जैसे वनोन्मूलन आगे बढ़ता जा रहा है, यानी वन जैसे जैसे खत्म होते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं पेड़ों को, वैसे वैसे क्या हो रहा है, मिट्टी में पेड़ों की पकड़ खत्म हो जा रही है। जब पेड़ ही नहीं तो मिट्टी में पकड़ किसकी रहेगी, तो इसके कारण मृदा अपरदन हो रहा है। अति पशुचारण, इसके बारे में मैंने कहा क्या होता है कि जब पशुओं के द्वारा घास या छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जब अधिक से अधिक चर लिया जाता है, पशुओं के द्वारा उसका उपभोग कर लिया जाता है, तो ऐसी दशा में क्या होता है, वहां की जमीन घास रहित हो जाती है या पौधे रहित हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर भी जो मिट्टी के बीच का पकड़ होता है या मजबूती होती है वो खत्म हो जाती है, और वहां पर भी कटाव या बहाव शुरू हो जाता है बारिश या पवन आदि के माध्यम से। निर्माण एवं खनन, ये बहुत ही ज्यादा आजकल देखने को मिलता है, क्योंकि हम जब भी किसी भवन का निर्माण कर रहे होते हैं या अपार्टमेंट का निर्माण कर रहे होते हैं, घर का निर्माण कर रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, वहां की मिट्टी को खोद खोद करके हटाने लगते हैं, इसके कारण भी मृदा अपरदन होता है। एवं खनन, खनन तो है ही है, खनन का मतलब क्या हो गया ना, अब जैसे मान लीजिए कि जो है ऐसी एकदम समतल जो है जमीन है और हमें पता है कि इसके नीचे कहीं कोयला है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा खोद डालेंगे, ठीक है, पूरा खोदने के बाद ही तो हम नीचे कोयले तक पहुंचेंगे। तो इसके कारण क्या हो रहा है, ऊपर की जो मिट्टी की परतें हैं, मतलब ऊपर से लेकर के न जाने कितने फुट तक मिट्टी हमने खोद करके हटा दी, तो इसके कारण भी मृदा अपरदन हुआ। तो ये हो गया मानवीय कारक, जिसमें मुख्य रूप से है वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण एवं खनन, ठीक है। अब हम देखेंगे मृदा संरक्षण के उपाय। देखिए मृदा संरक्षण के उपाय में हम बहुत सारी चीजें जो है कर सकते हैं, जैसे अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, ठीक है, वृक्ष जितने लगाएंगे उतना ही मृदा अपरदन कम होगा। अति पशुचारण, पशुचारण को हम नियंत्रित कर सकते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सी जगह चारागाह के लिए उपयुक्त होंगी और कौन सी जगह नहीं होंगी, तो ऐसी कंडीशन में भी हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। निर्माण एवं खनन की प्रक्रियाओं पर भी थोड़ा सा अगर हम नियंत्रण कर लें या उसको सुनिश्चित दिशा में लेकर के चलें, तो हो सकता है कि मृदा अपरदन को हम जो है कम कर सकें और मृदा संरक्षण कर सकें। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के संरक्षण की बात की गई है। पहला जो है वो सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है ना कि ये ढाल टाइप का ऐसे जो है ये रहता है। अब बारिश जब होती है बहुत तेज, तो क्या होता है, यहाँ की मिट्टी को बहा करके अपने साथ ले जाती है। आप अक्सर देखते होंगे कि मानसून के सीजन में, अभी इस समय उत्तराखंड में ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ पर जो है मृदा स्खलन हुआ है, मिट्टी का स्खलन हो गया, जो है पूरी पूरी मिट्टी बह करके नीचे चली आई, सड़क तक टूट गई है। तो ऐसे स्थलों पर जहाँ पर पर्वत जैसी सोपान या ढाल टाइप के जो है बने हुए हैं, तो वहाँ हम क्या करेंगे कि वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती कर सकते हैं। जैसे ये ढाल है, तो हमने क्या करा कि यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती कर ली ऐसे, ठीक है। अब इतने इतने हिस्से में क्या हो गया कि ये इतना कट गया और ये इसके लेवल में आ गया, तो यहाँ हमने खेती कर ली। तो ये सीढ़ी नुमा जब खेती कर लेते हैं तो उसके कारण क्या होता है, ढाल खत्म हो जाती है, और जब ढाल खत्म हो जाएगी तो फिर मिट्टी के कटाव या बहाव की जो स्थिति होगी वो भी कम हो जाएगी।
दूसरा है पट्टी कृषि। अब ये पट्टी कृषि क्या होती है, देखिए बहुत लोगों के पास कई हेक्टेयर्स की जमीन जो है होती है खेती लायक, तो जब बड़े बड़े खेत होंगे तो जब हवा चलेगी या पानी का जब बहाव होगा तो क्या होगा कि मिट्टी को अपने साथ लेकर के आगे बह जाएगी। हवा के माध्यम से भी मिट्टी वहां से आगे जा सकती है या पानी के माध्यम से भी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो बड़े बड़े खेत हैं उनको क्या करेंगे, पार्टीशन में बांट देंगे छोटे छोटे खेतों में। जैसे यहाँ पर हमने पट्टियां बना दी, ठीक है, घास की पट्टियां बनाई जा सकती हैं। इसके कारण क्या होगा कि हवा का या पानी का प्रभाव इसके ऊपर कम पड़ेगा और इससे मृदा अपरदन कम से कम होगा। इसके अलावा है पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाना। ठीक है, अगर हम पेड़ों को एक कतार में लगाएं, ठीक, जैसे मान लीजिए कि सेना की जो है एक रो खड़ी है, एक पंक्ति पूरी खड़ी है, उस तरह से अगर हम पेड़ों को एक कतार में लगा करके जो है उगाते हैं तो उससे क्या होगा कि जो रेत के टीलों के स्थायीकरण में ये देखिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे रेत के टीले कई कई जगहों पर, ये मरुभूमि में ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर हमने क्या किया, मरुस्थलीय भूमि में पेड़ों को लाइन में लगा दिया है तो हवा अगर चलेगी तो उसका असर क्या होगा, कम हो जाएगा। कम असर के कारण जो रेत के टीले होते हैं उनका स्थायीकरण हो जाएगा, ज्यादा उन पर कोई प्रभाव हवा का नहीं पड़ेगा। तो ये तरीके हो गए जिसके कारण हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर था संसाधन एवं विकास वो आज पूरी तरह से फिनिश हो गया। पूरी तरह से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इस किताब के लिए एनसीईआरटी की जो बुक में ये चैप्टर दिया हुआ है वो पूरी तरह से फिनिश हो गया है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर मेरे द्वारा समझाया जो गया है वो समझ में जरूर आया होगा। आपका अनुभव कैसा रहा मेरे द्वारा समझाया गया ये चैप्टर, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियोज़ तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले किसी भाग में। तब तक के लिए जय हिंद।